हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी CUET का जो MA हिस्ट्री 2023 में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर हम सभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपके पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जहाँ पर मैंने 100 में से 50 क्वेश्चंस आपके पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया था विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि जो बाकी के 50 क्वेश्चंस रह गए थे, आज की वीडियो में मैं आपको उन 50 क्वेश्चंस के आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि CUET के जो 2023 में MA हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU, BHU, JNU, आपकी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, किस बेस पर यहाँ पर आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि हिस्ट्री के 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर इस बार 2023 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब कुछ हम और यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट ने वो पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो CUET की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जहाँ पर आपको ऑलरेडी CUET के 2022 का भी क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया हुआ था, 2023 का भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो के एंड तक बने रहना, बिना वीडियो को स्किप करें। और यहाँ पर हम और नेक्स्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो CUET के लिए, आपके एग्ज़ाम में और किस किस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस है, वो सब कुछ हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बाकी के जो 50 क्वेश्चंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। लास्ट जो पार्ट 1 था, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 तक मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर सारे क्वेश्चंस बता दिए थे और सॉल्यूशन के साथ विद एक्सप्लेनेशन के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51। देखो यहाँ पर जो इस बार एग्ज़ाम हुए थे और यहाँ पर आपको पता है आपके क्वेश्चन नंबर सबके अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर मेनली फोकस किस पे होना चाहिए आप सभी का, कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो 51 आप देख रहे हो, यहाँ पर आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। और जैसे कि आपने 2022 के भी एग्ज़ाम में देखा था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता ही है, तो इतना नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यही कहूँगी कि हिस्ट्री में आप एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न कुछ भी पढ़ रहे हो, सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबको आपका टाइमिंग, डेट, सबका पीरियड पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ 5 ऑप्शंस हैं, जिसमें होमर और ऑडिसी हैं, आपके सुतानीपत है, ऋग्वेद है, ब्राह्मण है और इंदिका है। तो ये जितनी भी बुक्स यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सी चीज़ पहले आई थी, कौन सी बाद में, और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। वैसे ये थोड़ा सा कह सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चाहूँगी जितनी भी मेरी वीडियो लाइव देख रहे हैं या बाद में ऑफलाइन देख रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, B, C या D जो भी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसको करने में, क्योंकि इसके टाइम पीरियड अप्रॉक्सली हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिका आपकी किसने लिखी थी, मगस्थनीज ने लिखी थी, ये बात आप सभी जानते हैं, जो कि आपके किसके टाइम पीरियड की है, जब आपके मौर्यंस आए थे। तो ये यानी कि ये तो बाद की चीज़ है, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मण्स की अगर हम बात करें तो ये अप्रॉक्सली आपके 900 से 700 ईसा पूर्व का हमें ये टाइम देखने को मिलता है। और ऋग्वेद तो सबको ही पता है, आपका 1500 से आपका 1000 BCE का टाइम पीरियड हमें ये देखने को मिलता है। और होमर जो बुक है आपकी ओडिसी है, इनकी जो पोयम है ये हमें लाइक 8 to 7 सेंचुरी के अप्रॉक्सली देखने को मिलता है, ठीक है। और जो सुतानीपत है ये आपको बुद्धिस्ट का जब आपका टाइम पीरियड था ना, तब से ये उस टाइम पर ये लिखी गई थी। अब बात आती है कि कौन सी चीज़ पहले होगी, कौन सी बाद में। यहाँ पर हम पहले अपने ऑप्शन में जाते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम सबको पता है कि ऋग्वेद इसमें से सबसे पहले आई थी, और ऋग्वेद ही हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जो कि आपके टाइम पीरियड आपके सामने है। इसका मतलब ऑप्शन सी तो सबसे पहले होगा। तो जहाँ भी ऑप्शन सी है वो ऑप्शंस को रखते हैं, बाकी ऑप्शंस को यहाँ पर कट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में डी पहले दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है, और ऑप्शन नंबर 4 भी आपका कट होता है। अब हम यहाँ पर जो फंसने वाले हैं वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। ऑप्शन ए और सी में देखा कि सी तो कॉमन है, और आपका ई और बी दोनों कॉमन है, यानी कि सबसे लास्ट में जो आपका सुतानीपत लिखा गया था, और उससे पहले आपका लिखा गया था इंडिका, जो कि मजिस्टनीस के द्वारा लिखी गई थी।
अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है जो हमें सॉल्व करना है कि सबसे पहले डी यानी द ब्राह्मण्स आए थे या फिर आपका होमर इलियड ओडिसी आया था। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसको जो भी लग रहा है, आपके पास अब यहाँ 2 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस में से इन्हीं में से कोई एक आंसर आपको देखने को मिलेगा। और ये एक पोयम है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, और ये पोयम आपकी लिखी गई थी और ये ग्रीक के टाइम पर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा और सुना भी होगा। और यहाँ पर बस आपको बताना है, इसके ऑब्वियस जो इनके ऑथर थे वो होमर ही थे, और इनकी ये जो बुक इन्होंने लिखी थी वो एंशिएंट ग्रीक में ही लिखी थी। ये सब आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। अब हमें बताने वाली बात ये है कि ये बुक पहले आई थी या फिर जो आपका द ब्राह्मण्स है ये पहले हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखो अगर मेरे अकॉर्डिंगली अगर हम कहें तो आपका इस ऑप्शन जो करेक्ट होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी कितने के स्टूडेंट के राइट आंसर ए होगा या सी में, आपको जो भी अपने अकॉर्डिंगली लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर यहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई होंगी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मेरी तरफ से तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है। और रही बात आपकी आंसर, यहाँ पे जितने भी आंसर यहाँ पर आपकी CUET ने जो पब्लिश किया उसमें 51 उन्होंने ब्लैंक दिया है, जहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने खाली छोड़ा है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन पे हम आगे जितने भी प्रैक्टिस सेशन हमारे टेस्ट सीरीज चलेंगे उस पर इसकी हम बात ज़रूर रखेंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस में आगे ज़रूर लेकर आऊँगी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए, तो यहाँ पर हमें अभी अब आपके जो 51 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेकर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 के क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं जिसमें आपसे जो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार CUET में आई है और इस बेस पर आपका एग्जाम ले रही है और बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपको ज़रूर मिलेंगे। एक तरफ है आपके ऑथर्स के नेम और दूसरी तरफ है उनके वर्क कि किसने कौन सी बुक लिखी है। तो जल्दी से आप लोगों को इसको मैच करना और राइट आंसर बताना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको डायरेक्ट 1-2 के नेम भी अगर आपको पता है कि कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन पे टिक करो और अपना टाइम बचाना है। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं, बाण भट्ट ने, सबको पता है कि बाण भट्ट ने क्या लिखी थी, आपकी हर्षचरित्र, ये सभी को अच्छे खासे तरीके से पता है। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं कि आपके संध्याकर इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से। इन्होंने लिखी थी यस आपका रामचरित्र। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके बिल्हन, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी कई वीडियोस में करा चुकी हूँ कि इन्होंने आपके जो पहली बुक आप लोग देख, तो विक्रम अंक देवचरित्र आप यहाँ बुक देख सकते हैं जो कि बिल्हन के द्वारा लिखी गई थी। और कल्हन का सभी को पता है कि उन्होंने राजतरंगिणी लिखी थी जिनमें उन्होंने आपकी पूरे कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया था। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी बताया इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो बिल्कुल सही है। तो 52 इस तरीके से ऑलरेडी मैंने बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियोस अपलोड कर रखे हैं और आगे आपको और भी इससे रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी। जिन भी स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर मैंने ये सारे बुक्स एंड ऑथर डिटेल में कराए हुए हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। अगेन आपकी मैच दी फॉलोइंग यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है, एक तरफ है मनुस्मृति, आपका अभिज्ञान शकुंतलम, आपका भगवत गीता और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन सब का टाइम पीरियड क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मनुस्मृति की, तो आप सभी को पता है कि मनुस्मृति आपको कब देखने को मिलता है, कौन से टाइम पीरियड पे, 1776 में मनुस्मृति आपको देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम की, अभिज्ञान शकुंतलम आप देखेंगे तो ये लिखा गया था आपका 1789 में। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं आपकी भगवत गीता की, तो भगवत गीता लिखी गई थी आपकी 1785 में और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया आप देखेंगे वो 1904 में ही आपको देखने को मिलता है। यानी कि इसका जो सीक्वेंस आप देखने को मिल रहा है
2314 है, यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। इस अकॉर्डिंगली इन्होंने यहाँ पर आपके मार्क्स लिखे हैं, तो इस अकॉर्डिंग आपको जाना है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा गया है आपके मनोजी स्किंदिया डेड इन 1794 एंड वॉज सक्सीडेड बाय, आपके ऑप्शन हैं दौलत राव, सदाशिव राव, आपके नाना फ्रांसदीप या फिर रघुनाथ राव। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इनके मरने के बाद जो नेक्स्ट रूलर बने थे वो कौन थे। तो यस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दौलत राव। ठीक है, जहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इनकी डेथ हुई थी 1794 में। आगे जाके पूछा जा सकता है तो कहाँ पर हुई थी, तो याद रखना पुणे में इनकी डेथ हुई थी। और कब हुई थी, 12 फरवरी को, यानी 12 फरवरी को 1794 में। एंड इसके सक्सीडेड मैंने आपको बताया दौलत राव। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। आप सभी को मेरे क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले आप सभी को कमेंट करके बताना है कि किसका क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में है बाबा सक्सीडेड टू द किंगडम ऑफ समरकंड बट ही वाज ड्राइवन आउट बाय अफगान, आपके खिलजी, आपके उज्बेक या फिर आपके मंगोल्स। तो ये तो सब इजीली से बता पाएंगे और सबको इसका राइट आंसर भी पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपके उज्बेक्स। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है हु सेंट कश्मीर शॉल एज अ प्रेजेंट टू द चाइनीज एम्परर। तो आपको यहाँ बताना है कि किसने कश्मीर की जो शॉल है वो आपके चाइनीज एम्परर को भेजा था। कौन से वो रूलर थे, आपके अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन। कौन से वो रूलर थे, तो बिल्कुल सही आप लोगों ने कि मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिन्होंने क्या करा था, आपके कश्मीर के शॉल एज अ प्रेजेंट यहाँ पे चाइनीज एम्परर को यहाँ पर सेंड किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जिसमें अगर हम बात करें आपके अराउंड 596 से आपके 664 ईस्वी पे हमारे, आपको पता है फेमस ट्रैवलर थे जिन्होंने हमारे इंडिया में विजिट किया था। कौन थे वो, तो सबको पता है कौन से चाइनीज ट्रैवलर थे, आपके हुआनजांग। और इन्होंने हमारे इंडिया के बारे में भी जो भी चीज़ें थी उनके कस्टम्स के बारे में लिखा था। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट विजिटर देखने को मिलते हैं वो सबको पता है आपके फ्रेंकोइस बर्नियर, ये भी हमारे भारत में आए थे और इन्होंने भी हमारे, और जिन्हें हम औरंगजेब के फिजिशियन के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने भी साथ ही साथ देखो आगे जाके क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेंकोइस बर्नियर जो है ना, इन्होंने पूरे के पूरे पूरा एक आपको एक पूरे कि कैसे शॉल जो है वो मैन्युफैक्चर होती है आपके, और ये तो राइट आंसर क्या होगा, फ्रेंकोइस बर्नियर। इन्होंने बताया था कि आपके जो ये शॉल है वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो कैसे डन होता है पूरा उसका काम, सारा प्रोसीजर, इसके बारे में किसने बताया है। तो राइट आंसर तब आपका क्या होगा, फ्रेंकोइस बर्नियर। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये कौन थे, आपके साथ ही साथ आपके औरंगजेब के फिजिशियन भी थे। तो राइट आंसर याद रखना, इससे रिलेटेड कभी और जो घुमा कर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो यही पूछ सकते हैं। क्लियर, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको बताना है मदद ए मास जो है स्टैंड फॉर का इसका मतलब क्या है। इनहेरिटेंस यानी कि आपकी विरासत, रेवेन्यू यानी कि आपका राजस्व, एड फॉर सब्सटेंस यानी जीवन निर्वाह के लिए सहायता, या पिटी बर्डन जो आपके छोटे मोटे जो बोझ होते हैं वो। तो आपको बताना है मदे माइश का मतलब क्या होता है। तो यस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जीवन निर्वाह के लिए सहायता, एड फॉर सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आपको ऑलरेडी कई बार बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर आपसे टर्म्स ज़रूर पूछे जाते हैं, तो हर एक का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। टर्म्स पे आपको फोकस करना है, आपको बुक्स एंड ऑथर्स वाले क्वेश्चंस पे फोकस करना है, आपको क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चंस को करना है। इन सब की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करेंगे जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपको और थोड़ा टाइम और मेहनत लग सकती है। तो अभी से मैं जितने भी 2024 में CUET के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं अभी से कहूँगी
आप लोग अभी से अपने एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको और भी अच्छा एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और आपको कट ऑफ कितनी अच्छी खासी जा रही है ये सभी को पता है। तो जितने भी स्टूडेंट CUET 2024 की यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम यहाँ पर अपना यूट्यूब पे वीडियोस उसकी क्लासेस में स्टार्ट करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपकी सितंबर में, कब से, आपके सितंबर से मैं एक नया बैच स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि अब मैं आपको सितंबर से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट इस कोर्स में इनरोलमेंट कराना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे 8882196980 पे इनरोलमेंट करा सकते हैं। यहाँ से आप बाकी की अपडेट और जितनी भी कोर्स से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, डिटेल है, वो आप लोग पूछ सकते हैं और जल्दी से इनरोलमेंट करा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इस बैच में जुड़ चुके हैं, जहाँ पर हम ये जितनी भी अगर CUET के बेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, ये सब कुछ वहाँ पर इस कोर्स में आपको कराया जाएगा, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब कुछ आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर के थ्रू ले सकते हैं, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। इसको जूम कर लेते हैं। जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये है आपका एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है, द अपर पैलियोथिक एज केम टू एन एंड विद द एंड ऑफ आइस एज। जो आपका पैलियोथिक एज, आपका पूरा पाषाण काल मैंने पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक पीरियड ख़त्म हो जाता है जब उस टाइम पर हमारा आइस एज भी ख़त्म होता है। तो ये जो इन्होंने कथन दिया है, क्या ये बिल्कुल सही है? तो ये बात तो देखो बिल्कुल सही है। इट वॉज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या ये आपका जो आइस एज था, हिमयुग हमें देखने को मिलता है, इसका ख़त्म होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं, और जो इसका रीज़न दिया है, क्या वो इसका यही रीज़न है? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या था। देखो, पैलियोथिक पीरियड हम ऑलरेडी पढ़कर जा चुके हैं। कथन तो इसका देखो सही है, बट जो इसका कारण दिया है ना स्टूडेंट, वो गलत है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 में आपके पास अगेन यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग है, और आपके पास एक टाइम पीरियड दे रखा है कि वैदिक टेस्ट, आपके संगम लिटरेचर, प्राकृत और आपका संस्कृत एज अ स्टेट लैंग्वेज कब, कौन सा, किस टाइम पीरियड में हमें ये देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 59 में यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ये रहे आपके सामने ऑप्शन, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सी चीज़ पहले यहाँ पे करेक्ट होगी। जैसे कि आपको पता है, जो आपका वैदिक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो वैदिक टेस्ट आपको यहाँ पर कब देखने को मिलता है? यस, हमें पता है 1500 से आपके 500 BC, यानी ए का जो राइट आंसर है वो थर्ड है। तो जहाँ पर भी ए में थर्ड है वो सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संगम लिटरेचर की बात करते हैं। संगम लिटरेचर जो हमें देखने को मिलता है, इसका टाइम पीरियड था 300 BC से 600 AD, यानी दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो है आपका पहला, ठीक है। तो बी का फर्स्ट जहाँ दिख रहा है वहाँ लगा लो। इट मीन्स सिर्फ इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन 1 कट, बी में भी नहीं है तो कट। तो इजीली से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। संस्कृत एज अ स्टेट लैंग्वेज, ये आपको इसी टाइम पीरियड में ही देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में अगेन आपसे स्टेटमेंट दो दे रखा है। आपके ब्रह्मदेया एंड टेम्पल्स, ये दो इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इन द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द चोल पीरियड। आपको पता है ब्रह्मदेय, जो कि आपके ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दिया जाता है, ठीक है, उसे ब्रह्मदेया कहते हैं। और इट वॉज रिजल्ट ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द फंक्शनल कंट्रोल ओवर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता है कि ये दोनों स्टेटमेंट आपको बताना है सही है या नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों जो कथन दे रखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ब्रह्मदेव और टेम्पल, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके चोल पीरियड के इकोनॉमी में, और इसका रिजल्ट के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा इनका फंक्शन का कंट्रोल
सारा कंट्रोल इन्हीं लोगों के हाथ में होता था, जिसमें आपने उर नाडु ब्रह्मदेय नगरम सब कुछ हमने इस चोला एम्पायर के टाइम पर सब कुछ पढ़ा था। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर हो गया? वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, और आपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को यहाँ पर जोड़ा, अपने हर एक सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करना, और इस चैनल को खूब आगे तक लेकर के जाइए ताकि हम और अच्छा यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। और बहुत जल्दी 2024 के लिए यहाँ पर एक नया मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, उसकी अपडेट आपको जल्दी ही मेरे चैनल पे मिलेगी। चलिए 61 की तरफ बढ़ते हैं। Indians were the first to use decimal system. The Chinese learned this from. आपको बताना है जो भारत है हमारा, इसने सबसे पहले डेसिमल सिस्टम का यूज़ करना सीखा था। इसमें से हमारे जो चाइना के जो लोग हैं इन्होंने किससे सीखा था? आपके आर्यभट्ट से, अरब से, बुद्धिज्म मिशनरी से, या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड से? आपके पास यह 4 ऑप्शन है। तो देखो ये बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन था। चाइनीज़ आपको पता है कि ये लोग किस में मानते थे? आपके बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। हु फॉर्म्ड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस? तो जल्दी से बताओ, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस जो है किसने फॉर्म किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, एम.सी. राजा ने, ई.वी. रामास्वामी नायकर ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने? तो ये सभी को पता है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस को जिसने फॉर्म किया था वो कौन थे? आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और इन्होंने आपके इस एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया था 1930 में, और इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट आपको एम.सी. राजा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है इसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना, उस पर ध्यान रखना है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है द सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन इन मुगल इंडिया वॉज नोन एज। जहाँ पर वो सेंटर जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन का मुगल भारत में हमें देखने को मिलता है, उस जगह को क्या बोला जाता है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 है द सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन। तो इस सभी को पता है कि आपका वो किताब खाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा है जिनसे कामिल लिटरली मीन्स। तो एक और अगेन आपके पास एक टर्म आया जिसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है ऑटम क्रॉप है, ये परफेक्ट क्रॉप है, स्प्रिंग क्रॉप है, या फिर एक तरीके की हमारी ये न्यू क्रॉप है। तो एक आध कुछ चीज़ें तो आप लोगों को मिल जाएंगी कुछ नया। तो यहाँ पर अगर हम 64 आंसर की बात करें, क्वेश्चन की बात करें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, यानी कि आपका ये परफेक्ट क्रॉप माना जाता है। एक परफेक्ट आपकी एक फसल इसका मतलब होता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपके मुगल्स ने इसको बिल्कुल क्या बढ़ावा दिया था, इनकरेज किया था आपके पीजेंट को कि वो इस तरीके की क्रॉप जो है वो फसल जो है इसको उगाए। जैसे कि इसके अंदर आप लोगों का कॉटन आ जाता है, आप लोगों का शुगर केन आ जाता है। तो इस तरीके की क्रॉप्स यानी फसल आपको यहाँ पर उगाने जाने के लिए मुगल्स एम्पायर ने आपके पीजेंट को इनकरेज भी कहा था कि इससे अगर इस तरीके की फसलें आप लोग उगाएंगे तो हमारा यहाँ पर रिवेन्यू अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ पर इन्होंने जिनसे कामिल, जिसका मतलब मैंने आपको बताया परफेक्ट क्रॉप इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये आपका एक एक्सीलेंट क्रॉप माना जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी लोगों ने बी बताया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 रिलीजियस रिफॉर्म बिगन इन बॉम्बे इन 1840। आपको बताना है कि रिलीजियस रिफॉर्म यानी आपके धार्मिक सुधार बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था 1840 में। तो यही आपको ईयर भी याद रखना है, आने वाले एग्जामों में वो आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो किसके द्वारा हुआ था? आपके ब्रह्मो समाज, आपके ब्राह्मण्स मंडली, प्रार्थना समाज, या फिर प्रार्थना समाज, या फिर आपका आर्य समाज। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका रिलीजियस रिफॉर्म जो स्टार्ट हुआ था बॉम्बे में, एक चीज़ तो याद रखनी है, दूसरा कब हुआ था? 1840 में। और किसके द्वारा अगर ये किया गया था तो वो थे आपके ब्राह्मण्स मंडली, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 66 में पूछा गया चाणक्य मैक्सिनेशन ऑफ चंद्रगुप्त एनिमीज इज डिस्क्राइब इन, आपके अर्थशास्त्र में इंडिका, नीतिसार या फिर आपका मुद्र राक्षस। आपको बताना है कि चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त के जो दुश्मन थे, एनिमीज थे, उसके बारे में उन्होंने कौन सी बुक में डिस्क्राइब किया है। अर्थशास्त्र में, इंडिका में, नीतिसार में या फिर मुद्रा राक्षस में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मुद्रा राक्षस में इन्होंने चंद्रगुप्त एनिमीज के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो यानी कि 66 का जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 है, यहाँ पर एक चीज़ समझ आ रही है कि एंशिएंट से अच्छा खासा क्वेश्चंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यही कहूँगी कि एंशिएंट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट मॉडर्न पे ज़्यादातर ध्यान देते हैं और एंशिएंट मेडिएवल को छोड़ देते हैं। देखो CUET के एग्ज़ाम में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, बट वो उतनी नहीं आती है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस करो, बट ज़्यादा नहीं। आपका जो मेनली फोकस होना चाहिए ना, एंशिएंट पे स्टूडेंट बहुत कम देते हैं, लेकिन आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। मॉडर्न पे सब ज़्यादा फोकस देने चले जाते हैं, सबको लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं और कि इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने देखे कि मॉडर्न हिस्ट्री आती है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं आती, बट जितना एंशिएंट से हमें देखने को मिल रहा है उतना और किसी से नहीं देखने को मिल रहा। तो कोशिश करो अपना एंशिएंट हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और मेडिएवल मॉडर्न भी करो, और वर्ल्ड पे आप बस थोड़ा लिटिल बिट ही फोकस करो, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। गुप्ता एज के बारे में आपको पढ़ना है। इज नोन फॉर लिटरली कॉन्ट्रीब्यूशन हु कंपाइल्ड अमरकोश। तो ये सभी को पता है, अमरकोश जो है वो किसने बुक पब्लिश की है। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई थी और मैंने उसमें आपको बताया था ये बुक कंपाइल करने वाले कौन थे, आपके अमर सिंह, ठीक है। कालिदास नहीं, तुलसीदास नहीं, आपके शूद्रक नहीं, बट आप सभी को कमेंट करके जल्दी से बताना है कि इन सब ने कौन कौन सी बुक पब्लिश करी है। आगे आने वाले एग्जामों में इनसे रिलेटेड भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन्होंने कौन सी बुक पब्लिश की है, राइट। तो चलिए, जिसको जितने भी एक भी बुक भी पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किसने कौन सी बुक पब्लिश करी है। कोई भी नाम बता दो जिसके माइंड में जो भी आ रहा हो। देखो, अगर हम कालिदास की बात करें तो यहाँ तो आपने बहुत बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, जैसे कि वो आपका मेघदूत, ठीक है, आपका रघुवंशम। मैक्सिमम स्टूडेंट ने ऑलरेडी कमेंट में बता भी दिया होगा और सबको पता भी है। आपका चाहे कुम्हार संभव हुआ, ऑलरेडी आप लोगों ने रघुवंशम हुआ है ना, आपका आपका अभिज्ञान शकुंतलम भी है, ठीक है। तो ये सारी बुक हमें देखने को मिलती हैं जो आपके कालिदास के द्वारा लिखी जाती हैं। तो कालिदास से रिलेटेड जितनी भी लिस्ट है ऑलरेडी इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। दोबारा से मैं 2024 के लिए बुक्स एंड ऑथर्स की यहाँ पर मैं वीडियो लेकर के आने वाली, लेकिन उसके लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप सभी को मेरे चैनल पे मिलते रहे। और तुलसीदास सभी को पता है, आपका इन्होंने रामचरितमानस भी लिखा है, ठीक है। ये तो चलो सब इजीली से बता सकते हैं, नो डाउट। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे खासे तरीके से आनी चाहिए। और जैसे कि अगर हम शूद्रक की बात करें तो सभी को पता है इन्होंने आपकी मृच्छकटिका लिखी है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था एक टाइम पर, जितनी भी मैंने बुक्स एंड ऑथर्स कराए हैं जिसमें मैंने आपको बताया था मृच्छकटिकम इन्होंने लिखी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्ले थे जो इन लोगों ने करे थे। बाकी अमरकोश जो है आपके अमर सिंह ने लिखी थी, ये बात सबको पता है और हमने कई बार पढ़ा है। तो 67 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 है, दयानंद सरस्वती ऑथर्ड, यानी दयानंद सरस्वती आपकी किसने लिखी है। तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, सभी को इसका राइट आंसर पता है। आपके सत्यार्थ प्रकाश इसके राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो यानी क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपके सत्यार्थ प्रकाश ने दयानंद सरस्वती लिखी। और आप सभी को पता है कि ये बुक जो है 1875 में यहाँ पर इसको लिखा गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और ये हमें पता है कि दयानंद सरस्वती आपके किसके, आपके आर्य समाज के फाउंडर थे, ठीक है। तो ये और आपके इंडियन फिलोसफर भी थे, और मैंने आपको बताया आर्य समाज के फाउंडर भी थे।
और ये इन्होंने आपका रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ हिंदुज़म। तो ये सारी चीज़ें आपको इनसे रिलेटेड, दयानंद सरस्वती से रिलेटेड याद रखनी है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और ओरिजिनली आपको पता है कि ये लिखी गई थी किस में, हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 आपका जो अगेन बुक एंड ऑथर है, आपको बताना है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। आपके पास है ऑप्शन रूमी, सोमदेव, शादी या फिर हेमाचंद। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया था और कब लिखा गया था। देखो यहाँ पर अगर हम आपकी वेस्टर्न की बुक की बात करें तो ये आपको पता है कि ये जो बुक है एक आपकी पोएट्री है। ठीक है, एक पोयम यहाँ पर है। और ये जो पोयम हमें देखने को मिलती है ये पर्शियन पोयम है, जिसको यहाँ पे कंप्लीट किया गया था 1257 सीई के टाइम पर। ठीक है, और ये बुक अगर हम बात करें इसको लिखा था किसने, आपके सादी ने। तो यानी इनका पूरा नाम जो है सिराजी है, सादी सिराजी इनका पूरा नाम है, जिन्होंने इस बुक को लिखा था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है ऑल द रेडिकल डेवलपमेंट ऑन द पीजेंट फ्रंट क्यूमुलेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ, प्रोविंशियल किसान सभा बॉम्बे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कलकत्ता, उत्कल किसान संघ उड़ीसा में। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक सा पूछा है। और जिन्होंने इसको गलत किया इट मीन्स उनका बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो आपको और अच्छे खासे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपसे पूछा है मोस्ट इन्फ्लुएंस डॉक्ट्रिन ऑफ 16th सेंचुरी BC वॉज आजीविका, नियति, सरमन या फिर संघ। तो मोस्ट इन्फ्लुएंस डॉक्ट्रिन 6 यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम पर पूछा है। तो राइट आंसर ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन नंबर 1 का आजीविका है, जहाँ पर हमने देखा था कि आपके आजीविका, आपके बुद्धिज़्म और जैनिज्म 3 रिलीजन जिनमें से 6th सेंचुरी BC में ये फ्लोरिश होते हैं, जिसमें आजीविका अच्छा खासा चलता नहीं है। इसका जो मेन था आजीविका का वो नियति ही था, यानी ये नियति में ही बिलीव रखते थे, जिसमें से आपको ऑलरेडी पता है कि चंद्रगुप्त ने जैनिज्म को, बिंबिसार ने आपके इसी आजीविका ही को ही फॉलो करते थे। तो इस 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो जितने भी लोगों ने ये बताया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। अगेन आपकी मैच दी फॉलोइंग, और इसको तो कोई भी गलत करके आया ही नहीं होगा क्योंकि हमने इतनी बार पढ़ा है, बस इन्होंने आपके मैच दी फॉलोइंग के थ्रू आपसे पूछ लिया है। एक तरफ आपको करेंसी दे रखी है रुपया, दाम और आपका असरफी और आपका अधेल। तो आपको बताना है कौन सी जगह कौन सा कॉइन है, कौन गोल्ड कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, हाफ डाम है या फिर आपके कॉपर कॉइन है। तो जल्दी से 72 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। देखो देखते हैं एक करके, जैसे कि हम सभी को पता है कि जो रुपया है, ठीक है, जो रुपया हमें देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है कि इसको हम सिल्वर कॉइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके दाम की, तो दाम आपको पता है कि इसको आप क्या कहते हो, कॉपर कॉइन्स। ठीक, और आपका असरफी जो हम कहते हैं इसको हम कहते हैं आपका क्या, गोल्ड कॉइन। क्या कहते हैं, आपका गोल्ड कॉइन कहते हैं। और जो आपका अधेल है इसको हम क्या कहते हैं, आपका हाफ दाम। तो इस बेस पर देखा जाए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जितने भी लोगों ने बी बताया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ, जो कि आपसे इंस्क्रिप्शन शिलालेख से पूछा गया है। विच इंस्क्रिप्शन हाईलाइट दैट द नंद एक्सरसाइज पावर ओवर कलिंग। तो एहोल इंस्क्रिप्शन, अजंता इंस्क्रिप्शन, मथुरा इंस्क्रिप्शन या फिर हाथी गुम्फा शिलालेख। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो कौन से इंस्क्रिप्शन हाईलाइट करता है जब नंद डायनेस्टी ने आपके पावर ओवर कर लिया था आपके कलिंग पर। तो ये तो हमने इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आपको इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका
हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन यानी हाथी गुम्फा शिलालेख। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 में इन डेक्कन द मौर्यन एम्पायर वॉज फॉलोड बाय द रूल ऑफ, आपके रेडी शक, पल्लवास या फिर सातवाहन। तो ये हमने बहुत सारी कई क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर हमें मौर्यन और आपके सातवाहन ये दोनों एक ये रूल्स को फॉलो करते हुए नजर आ रहा है। हमने कई वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर हमें सेम दिखता है। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट वाज सौंदर, तो सौंदर क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपका एक गेटवे है, एग्रीकल्चर लोन है, अनकल्टिवेटेड लैंड है, या फिर किसी तरीके का एक पनिशमेंट है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या लगता है कि आपका। देखो मैंने अभी आपको बोला है कि ये आपके एक टर्म्स से रिलेटेड, अब ये कुछ भी आ सकता है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चंस आते हो। अब जिन्हें इनके बारे में पता हो वो इन क्वेश्चंस को करें, अदरवाइज आप लोग अपने एग्जाम में इन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क लेना एक तरीके की एक बात अलग हो सकती है। तो 75 का यहाँ पर जो सौंदर्य वर्ड दिया है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी एग्रीकल्चर लोन। ये एक तरीके का क्या है, आपका एक लोन है जो कि एग्रीकल्चर लोन लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ, जो कि है आपका असर्शन और रीजन यानी कथन और उसका कारण। क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे पूछा है द इंडियन आर्मी वॉज केयरफुली रीऑर्गेनाइज आफ्टर 1858 टू प्रिवेंट द रिक्योरेंस ऑफ अनदर रिवॉल्ट। इट वॉज टू मिनिमाइज द कैपेसिटी ऑफ इंडियन सोल्जर टू रिवॉल्ट। यहाँ पर आपको कथन और उसका जो कारण है दोनों दे रखा है। इंडियन आर्मी को यहाँ पर दोबारा से केयरफुली से रीऑर्गेनाइज किया गया आपके रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद। ठीक है, 1858 के बाद यहाँ पर, और इसका कारण क्या दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन सोल्जर जो हैं उनकी कैपेसिटी जो है रिवॉल्ट करने की वो कम हो चुकी है। तो बिल्कुल आपका कथन भी सही है और इसका कारण भी बिल्कुल इन्होंने सही बताया है। तो 56 का आंसर जो है वो राइट बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। और जितने भी स्टूडेंट ने मतलब लाइक आपने अगर एक होता है ना कि अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो तो एक बार में ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और समझ भी आ जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। हु स्टार्टेड जर्नल केसरी अलॉन्ग विद तिलक, जीवी जोशी, ज्योतिबा फुले, जी आगरकर या फिर आर.सी. दत्त। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि किसने आपकी जो केसरी है जो इसको स्टार्ट किया था। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जी आगरकर। ठीक है, इसको देख लेना कि बाकी का। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। आफ्टर डेथ ऑफ बुरहान निजाम ऑफ अहमदनगर, चंद बीबी फॉर्म द थर्ड फैक्शन और चंद बीबी वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ शाहजहाँ। तो ये क्या बात सही है। तो 78 का जो दोनों कथन दे रखा है आपको बताना है कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट की, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट तो सही है बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि शाहजहाँ के कंटेम्प्रेरी जो है यहाँ पे चंद बीबी जो है वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शाहजहाँ या फिर कौन से रूलर की। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं देखना चाहूँगी आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, और आशा करूँगी कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो अभी तक यहाँ पर सबको बताना है कौन से सुल्तान की। देखो चांद बीबी जो कंटेम्प्रेरी वो आपके शाहजहाँ की नहीं थी, सबको पता है किसकी थी, आपके अकबर की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होता, अकबर। तो अकबर अगर यहाँ लिखा होता तभी आपका राइट आंसर होता। चलिए आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना और आपको बताना है कौन सी चीज़ पहले आई थी कौन सी चीज़ बाद में। तो यहाँ पर जो पहला है द पोर्चुगीज गेव द आइलैंड ऑफ बॉम्बे टू किंग चार्लेस एज डाउरी। आपको ये बताना है कि पोर्चुगीज़ ने बॉम्बे के राजा से जो चार्लेस थे वो डाउरी में इसका जो आइलैंड लिया था। देन है द वॉर इन इंडिया बिगन बिटवीन पोर्चुगीज एंड ब्रिटिश। आपके
पोर्चुगीज और ब्रिटिश का जो बैटल है ये कब हुआ था? पोर्चुगीज ने लॉस्ट ऑल द पोजेशन इन इंडिया एक्सेप्ट गोवा, दीव और दामन। तो जितना भी इंडिया का पोजीशन था सब खो दिया था इन तीनों जगहों को छोड़ के। थॉमस रो आपके मुगल कोर्ट में ऑलरेडी पहुंच चुके थे और इंग्लिश गेव अप ऑल क्लेम ऑफ इंडोनेशिया। तो आपको इसको अरेंज करना है और बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये तो हो गया आपका जो पोर्चुगीज़ वाला जो पूरा टॉपिक है, उसको डिटेल में जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो उससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि पहले कौन सी चीज़ आएगी और बाद में कौन सी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं और कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ पहले आएगी कौन सी चीज़ बाद में। देखो, पोर्चुगीज़ गेव द आइलैंड ऑफ बॉम्बे टू किंग चार्ल्स एज डाउरी। तो अगर हम देखें तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है 1662 में। उसके बाद आपका जो वॉर हुआ था इन भारत में आपके शुरू हुआ था पोर्चुगीज़ और ब्रिटिश में जहाँ तक, तो ये 1612 में हुआ था, जिसको बैटल ऑफ स्वाली के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पोर्चुगीज़ ने अपनी सारे पोजेशन इंडिया के खो दिए थे एक्सेप्ट गोवा, दीव और दामन। तो ये बात है आपकी अकॉर्डिंग 70-40 के टाइम की बात है। थॉमस रो सबको पता है जहांगीर के मुगल कोर्ट में हमें देखने को मिलते, जो कि 1615 में आए थे। और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो ये एक चीज़ है कि सबसे पहले हमें सबसे ऑप्शन बी सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है, देन डी और देन ए और उसके बाद है आपका सी। तो यहाँ वाले इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा मुझे या तो ऑप्शंस की गड़बड़ी लग रही है या तो कहीं कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। देखो, ई तो लास्ट में ही आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंगली जो ई है वो लास्ट में ही है। अब ये चीज़ क्लियर नहीं है जस्ट बिकॉज आप लोग यहाँ देख सकते हो, अगर हम इस ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सब आगे पीछे लाइक सी डी ए है। तो इसीलिए इस क्वेश्चंस को यहीं छोड़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन नंबर 79 में थोड़ी सी या तो ऑप्शन में गलत है या कुछ तो गलत है। तो होप सो हम इसको यहीं छोड़ते हैं। और आपके अकॉर्डिंगली क्या लगता है कहाँ पे गलती हो रही है या फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अपने आगे आने वाले। और इसका आंसर जो भी कुछ होगा वो जैसे ही क्लियर होगा तो मैं इसका आंसर नीचे पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, ताकि आगे आने वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे तो उन सबके डाउट क्लियर हो जाए। अदरवाइज इस क्वेश्चन को भी हम आगे अपने आने वाले टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट में ज़रूर रखेंगे। ठीक है, बाकी आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 79 को आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 हम देखेंगे, आपके दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है चाणक्य पॉपुलराइज म्यूजिकल गैदरिंग और कीर्तन एज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मिस्टिक एक्सपीरियंस। दूसरा आपका चाणक्य नहीं है, चैतन्य है। चैतन्य ट्रेवल टू गया टू रिवाइव द कृष्णा कल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लगता है, ऑप्शन जो स्टेटमेंट है दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है, या एक सही है एक गलत है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ ए बी सी या फिर डी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 80 जो है इसमें पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81 में पूछा गया है हु एडमिनिस्ट्रेड द विजयनगर एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ काकतीय मॉडल। ब्राह्मण्स, आपके बहमनीस, या फिर हरिहर फर्स्ट है या फिर राजराज फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 81 की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि हरिहर और बुक्का थे दो आपके ब्रदर्स। तो यहाँ पर जिन्होंने आपके पूरे विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेट किया था पूरे काकतीय मॉडल के बेस पे, तो वो थे आपके हरिहर फर्स्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे पूछा कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है मुझे कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है, जिसमें सबसे पहला दे रखा है आर.सी. भटनागर रिकंस्ट्रक्टेड द पॉलिटिकल हिस्टोरियन ऑफ सातवाहन, जो कि बात बिल्कुल सही है। दूसरा है वी.के. राजवड़े पब्लिश 22 वॉल्यूम ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट एंड सोर्स ऑफ मराठा हिस्ट्री, बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका डी.आर. भटनागर वॉज अ संस्कृत, या फिर आर.जी. मंजूमदार आर वॉज अ जर्नल एडिटर, आपके हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। तो यस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा,
82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी और डी। इट मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वो गलत है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो आपके देवदत्त रामकृष्णन भटनागर जो आप देख रहे हो, ये आपके एक इंडियन आर्कियोलॉजी थे, ठीक है, ये आपके एएसआई में आपको देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर ये था, इसीलिए आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए का सही है। ए, बी और डी ऑप्शन जो दिया है वो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 में अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो आप देख सकते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कितना ज़्यादा पूछा जा रहा है। पहला आपको बताना है बाबर मेमोयर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एज बाबरनामा। अबुल फजल ने वर्क किया था आपके अकबरनामा में। लाहौरी कंपोज द फर्स्ट टू आपके दफ्तार ऑफ द बादशाहनामा। गुलबदन बेगम बिगेन टू राइट हुमायूंनामा। जहांगीर राइट हिज मेमोरियल जहांगीरनामा। तो ये तो आप में से किसी को भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको मुगल एम्पायर के बारे में पता है, सारे रूलर्स के बारे में पता हो, किसने कौन सी बुक कब करी, कौन सा काम कब हुआ, ये आप सभी को ऑलरेडी पता ही है। जिसमें से अगर हम बात करें, सबसे पहले चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो होती है गुलबदन बेगम ने अपने हुमायूंनामा लिखनी शुरू कर दी थी, ठीक है। उसके बाद बाबर ने अपने जो बाबरनामा है उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद आपके अबुल फजल ने अकबरनामा में काम करना शुरू किया था। उसके बाद जहांगीर ने अपने जहांगीरनामा पे काम करना शुरू किया था। और जो राइट लास्ट है लाहौर कंपोजेज फर्स्ट टू दफ्तर बादशाहनामा। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 जिसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला हमें दिख ही रहा है बहुत अच्छे तरीके से, मजस्तनीज ने इंडिका बुक लिखी थी, नो डाउट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो जहाँ जहाँ ए है वो सही होगा, यानी कि या तो ए आंसर होगा या तो सी। ए या सी में ही होगा, क्योंकि इसमें दोनों में तो ए ऑप्शन है ही नहीं। अब देखते हैं बी सही है या डी। द पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी इज रिटन इन संस्कृत। तो क्या लगता है आपकी जो ये किताब है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, और ये तो आपको ऑलरेडी गलत है, ये ग्रीक भाषा में नहीं लिखी गई थी, या फिर ज्योग्राफी इज रिटन इन ग्रीक। तो जल्दी से बताओ 84 का आंसर आपको क्या लग रहा है। लाइक शेयर कमेंट जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। आप लोग कहते तो कि मैम हमें वीडियो पसंद आएगी तो हम ऑलरेडी लाइक करेंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट लाइक करना भूल जाते हैं। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राइट आंसर क्या होगा, साथ साथ में लाइक भी कर दो, ताकि यहाँ पर एक लगता रहे कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको ये चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहो और जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ कि ये बुक जो है कौन सी किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो पेरिप्लस एथेरियंस ये आपको पता है ये संस्कृत में ना लिखी है, आपकी ग्रीक में लिखी गई थी। दैट्स वाई ऑप्शन ए तो नहीं, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी ए और डी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा द मानसून हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री और द डिस्कवरी ऑफ द मानसून इनेबल इंडिया टू कैरी ऑन ट्रेड एंड स्टैब्लिश कल्चर कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न एशिया एंड द मेडिटेरियन सी। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपको राइट आंसर बताना है। देखो यहाँ पर हमें पता है कि इंडियन हिस्ट्री में एक मानसून का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, और मानसून की जब डिस्कवरी हुई उसके बाद यहाँ पर हमें इंडिया जो है ट्रेड करना स्टार्ट हुआ। तो ये उसका धीरे धीरे इन्होंने अपना जो ट्रेड का जो कॉन्टैक्ट है आपके वेस्टर्न एशिया मेडिटेरियन सीन सबके साथ लिंक बना। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे 86 क्वेश्चन नंबर की तरफ, जिसमें आपसे पूछा है अजमेर को कैप्चर किया गया था 1191 में। अजमेर वॉज ऑक्यूपाइड आफ्टर डिफीटिंग हरिराज। गोविंद वॉज सन ऑफ पृथ्वीराज। हरिराज वॉज अ ब्रदर ऑफ पृथ्वीराज। तो जल्दी से बताओ 86 का स्टेटमेंट जो है वो कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, सभी को बताना है। आप में से जितने भी लोगों को नहीं भी आता है तब भी आप एक गेस तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कौन से मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताओ कि अजमेर को कैप्चर कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या होगा, बी सी डी, ए बी डी, ए सी डी या फिर ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 86 आपको बताना है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, चारों स्टेटमेंट आपने अच्छे खासे तरीके से पढ़ लिया होगा। अजमेर को कैप्चर किया गया था 1191 में, ये बात बिल्कुल सही है। और गोविंद जो है पृथ्वीराज के बेटे थे, ये बात भी सही है। और हरिराज जो है वो आपके पृथ्वीराज के एल्डर ब्रदर थे, ये बात भी सही है। यानी ए, सी और डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ, जहाँ पर आपसे पूछा गया है तेलुगु आपकी एक पोयम है जो कि हमने देखा था, ये कंपोज किया गया था कृष्णा देवराय के थ्रू। इट वाज कंपोज टू एट्रीब्यूट इम्पोर्टेंस टू दी फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो ये रीज़न था जिसकी वजह से, या फिर आपके फॉरेन ट्रेड की इम्पोर्टेंस देने के लिए आपके कृष्णा देवराय ने ये किताब लिखी थी। तो हमें भी पता है, देखो पहला स्टेटमेंट से ही वो किताब आपकी कृष्णा देवराय ने लिखी थी, बट कारण जो दिया वो गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। आपको बताना पहला भारतीय है जो आपके कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में यहाँ पर चुना गया था एज ए लीडरशिप, वो कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सबको पता है, वो थे आपके M.N. रॉय, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, आपको बताना है व्हेन वाज वुमेन इंडियन एसोसिएशन स्टार्टेड। वुमेन इंडियन एसोसिएशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, आपको क्वेश्चन नंबर 89 में बताना है। तो ये सभी को पता है 1917 में स्टार्ट हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ेंगे, अगेन आपकी मैच दी फॉलोइंग है। जागीर कौन होते थे, तो जैसे कि हमने देखा था कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से देखो इस तरीके से क्वेश्चन आया है। तो जागीर कौन होते हैं, दीवान कौन होते हैं, देशबंदी कौन होते हैं, और आपके फरस खान कौन होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि कौन से लोग कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आप सभी जानते हैं कि जागीर यानी कि आपके जो जागीर होते हैं उनका काम क्या होता है। ये आपके साम्राज्य में या फिर आपके एम्पायर में क्या होते हैं, सबसे ग्रांट, यानी अ ग्रांट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स, यानी जो आपकी सेना होती है ना, उनके ग्रांट का पूरा मेंटेनेंस के लिए काम वो आपका जागीर का काम होता है। ये बात तो चलो सभी को पता है। तो ए का थर्ड का है, जल्दी से लगा लो टिक। तो ये हमें फर्स्ट और 4 में दिख रहा है, यानी ये ऑप्शंस तो गए। ओके, 90 की अगर हम बात करते हैं आगे, दीवान कौन होते हैं, तो दीवान का काम क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए कि दीवान का काम क्या होता है। यस, आप लोगों के दीवान एक हाईएस्ट सिविलियन ऑफिस होता है आपके एम्पायर में। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 100 क्वेश्चन हमें करने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 91 में पहला जो आपका इंडियन फैक्ट्री एक्ट है वो पास हुआ था 1881 में, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ये 1881 में ही आपका ये इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद हम बात करें, इट डेल्ट प्रीमियरली विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, ये बात भी बिल्कुल सही है। इट डिडंट स्पेसिफाई द वर्क आवर फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने आपके जो बच्चों के जो कितने घंटे काम करें उसके बारे में बिल्कुल बताया था, तो इसी वजह से ये ऑप्शन तो गलत होता है क्योंकि डिडंट लिखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इट प्रोवाइडेड फॉर प्रॉपर फेंसिंग ऑफ डेंजरस मशीनरी, तो यस बिल्कुल इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था। और लास्ट अगर हम बात करेंगे, इट प्रोवाइडेड वीकली हॉलीडे फॉर ऑल वर्कर्स, नहीं, वीकली हॉलीडे ये वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं करते थे। दैट्स वाई ऑप्शन ई भी हमें देखने को मिलता है कि वो रॉन्ग है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए, बी और डी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए 91 का राइट आंसर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 अगेन मैच दी फॉलोइंग है। संथाल है, चैंचू ट्राइब है, थौते कुकीज़ है और भिल्स हैं, कौन से किस जगह से थे या किस जगह से हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपके सबसे पहले संथाल की बात कर लेते हैं। तो जल्दी से बताओ संथाल कहाँ से थे, आप सभी को पता होना चाहिए। संथाल आपके मयूरभंज से थे। ठीक है, उसके बाद आपके चेंचू ट्राइब की अगर मैं बात करूँ तो चेंचू ट्राइब आपके कहाँ से थे, आंध्र से। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिख रहा है हमें कि 3
124, इट मीन्स आपका 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। आपको बताना है कुतुबुद्दीन वॉज इक्विवेलेंट टू सभा, वैश्य, गृहपति या फिर आर्य। तो ये थे आपके गृहपति। ठीक है, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 94। अगेन आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको लगाना और बताना है कौन सी चीज़ पहले आई थी कौन सी बाद में। आपके चाइना के जो फाइन है इन्होंने विजिट किया था, गुप्ता ने पावर गेन की थी, कुषाण एम्पायर की जो पावर है नॉर्थ इंडिया में वो ख़त्म हुई थी, और स्कंद गुप्ता का टाइम पीरियड ख़त्म हुआ था, और हुंस ने ऑक्यूपाई किया था आपके ईस्टर्न मालवा में। आपको अरेंज करना कौन सी चीज़ पहले होती कौन सी चीज़ बाद में, जिसमें अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो था आपका कि आपका कुषाण ने नॉर्थ इंडिया में पावर सबसे पहले इसकी ख़त्म हुई थी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यही हुई थी। इसके बाद गुप्ता ने अपनी पावर जो है वो बढ़ा दी थी सबसे। इसके बाद आप देखोगे फिर आपके फाहायन यहाँ पर आए थे, विजिट करके गए थे, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद आप देखोगे स्कंदगुप्ता का टाइम पीरियड और हुन ने ऑक्यूपाई कर लिया था ये। इस अकॉर्डिंगली 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 95। हु रॉट अ ग्लेयरिंग अकाउंट ऑफ द मिलिट्री एक्सप्लॉइट ऑफ समुद्रगुप्त के बारे टाइम पर जो मिलिट्री का शोषण होता था उसके बारे में किसने बताया था? हरिसेन, आपके मेघवर्मन, कालिदास या फिर यशोधर्मन। तो जल्दी से बताओ 95 का राइट आंसर सबको पता है। आपके समुद्रगुप्त के बारे में उनके कोट पोएट हरिसेन ने ही सारी बातें करी हैं और लिखी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96। आपके अगेन बुक्स एंड ऑथर्स हैं, आपको बताना है कौन सी बुक किसने लिखी है। तो सबसे पहले आपके अब्दुल्ला की बात करते हैं। तो अब्दुल्ला ने कौन सी बुक लिखी थी? तो तारिक-ए-दौदी जो है वो अब्दुल्ला ने लिखी थी। बदायूनी, तो ये तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है। बदायूनी ने आपके मुंतखाब अल तवारीख लिखी थी। बर्नी ने कौन सी बुक लिखी थी? जल्दी से बताइए। बर्नी ने तारिक-ए-फिरोज़शाही और सिसिदी का आपका यहाँ लिखा ही है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बुक्स एंड ऑथर करके जाइएगा, एंशिएंट मेडिएवल का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। क्वेश्चन नंबर 97 आपका देख लेते हैं। बुद्धिस्ट टेस्ट इंडिकेट दैट लैंड वर बीइंग ग्रांटेड टू ब्राह्मण बाय किंग, व्हाट वर दीज लैंड कॉल्ड। तो ये बहुत ही ईजी और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया कि यहाँ पर जो ब्राह्मणों को दान दी जाती है भूमि उसको कहते हैं हम ब्रह्मदया लैंड ग्रांट। तो ये तो आप लोगों ने ऐसे ही लगा लिया होगा फट से। कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में देखेंगे, आपका असर्शन दिया है। टेरिटरीज हेल्ड ऑन द सेम बेसिस ऑफ जागीर बट नॉट अगेंस्ट एनी रैंक और विदाउट एनी ऑब्लिगेशन वर नॉन एज इनाम, और रेवेन्यू ऑफ दीज वर रिवर्स फॉर द इम्पीरियल ट्रेजरी। तो ट्रेजरी, तो यहाँ पर अगर हम 98 की बात करें, देखो कथन तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़कर समझ आ रहा है कि वो बिल्कुल ही करेक्ट है। कारण जो दिया है वो गलत है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है कि आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ की है, गलतियाँ करी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ हंटिंग सोसाइटी। तो यहाँ पर है मीसोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पूछा है। देखो हंटिंग सोसाइटी का पीरियड हमें पता है आपके पाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड में आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट ने देखा मैंने कि इन्होंने, आप सभी और कुछ ऐसे होंगे जो कमेंट पे ऑप्शन बी भी बता रहे होंगे, तो वो बी नहीं, ऑप्शन सी है आपके नवपाषाण काल। इन्होंने हंटिंग सोसाइटी आपके ऑब्वियस ही बात है कि आपके पैलियोथिक के टाइम पर शुरू हुई थी, तो बहुत सिंपल बात है। बट ये कॉम्प्लेक्स कब बनी? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस तो ये नवपाषाण काल में हुई ना, जब से आपकी खेती यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई और जब से आपकी हंटिंग गैदरिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हुई। तो राइट आंसर इस अकॉर्डिंग आपका 99 का ऑप्शन नंबर थर्ड होना चाहिए। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल था, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसका आंसर बी करके आए और गलत भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको चीज़ें पता होकर भी आप लोग जल्दबाजी में गलतियाँ करके आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इजी चीज़ और जो आप लोगों को आती है आप उसको ही गलत करके आते हो, आपको लगता है हमने सही करा। तो कोशिश करो जो इजी क्वेश्चन होते हैं उस पर भी ध्यान दिया करो कि इन्होंने पूछा क्या है। हंटिंग सोसाइटी नहीं पूछी है,
कि कौन सा वो फेज था जब आपका हंटिंग सोसाइटी हमें देखने को मिलती। कॉम्प्लेक्स पूछा है तो राइट आंसर नवपाषाण काल था। क्लियर हो गया। चलिए आप लोगों का आज का और इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। इसको करेक्ट बताना है कौन सा है। तो 100 की अगर हम बात करें, द ड्राई जोन ऑफ द सेंट्रल पेनिनसुला वॉज होमलैंड ऑफ होयसाल, काकतीय और लेटर विजयनगर। तो यस, ये ऑप्शन ठीक है। In 13th century, with Hoysala and Kakatiya, a more warlike age at the hand for peninsular society, ये स्टेटमेंट ठीक है। विजयनगर वॉज अ मिक्सड रूरल इकोनॉमी, पीस एंड हर्ट्समैन, फॉरेस्ट पीपल, सब हमें देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ठीक। द होमलैंड ऑफ होयसलास काकतीय विजयनगर वो डिपेंडेंट ऑन टैंक इरीगेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ABCD तो सही है, यानी कि जहाँ जहाँ ई है उसको हटा दो, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर यू ही मिल गया। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही है। ऑप्शन ई हाई लेवल मल्टीपल क्रॉप प्रोडक्शन व स्पेशलिटी एंड सेंट्रल पेनिनसुला, तो बिल्कुल ऐसा कुछ था नहीं। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 था। तो ये रहा आपका कंप्लीट CUET का 2023 का MHT का क्वेश्चन पेपर। 2022 और 23 में पूरा टोटली डिफरेंस नज़र आ चुका है। अच्छी खासी कट ऑफ भी आपको देखने को मिलने वाली है। मेरे अकॉर्डिंगली आपका ये पेपर टफ बिल्कुल भी नहीं था, ठीक था। अगर आप लोग इसको पढ़कर गए होंगे तो आप लोग अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखते हो कि अपने प्रीवियस ईयर ऑलरेडी देखा है, और मैंने 2016 से 20 और 21 तक का 2021 तक का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो DU की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें चेकआउट करना। उसके कंपैरिजन में इस बार जो ये CUET में मर्ज होने के बाद जो क्वेश्चन पेपर है ना, बहुत ही ईजी था। तो जितने भी स्टूडेंट इसको हिस्ट्री को अच्छे खासे तरीके से पढ़ कर गए होंगे, डिटेल में, कॉन्सेप्ट में, और जल्दीबाजी नहीं करी होगी आंसर देने में, तो आप लोगों का जो ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ना, टफ नहीं था, इजी था। बस आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आती है कि आप लोगों को यहाँ पर एक तो बुक्स और उसके ऑथर्स आने चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपने देखा इतना कुछ आपके एग्ज़ाम में नज़र नहीं आया, ना ही पूछा गया। पूरे क्वेश्चन पेपर में आप देख चुके हो। तो आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल जल्दी से नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट नोट कर लो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे प्रैक्टिस करनी है। टाइम पीरियड आपको अच्छे खासे तरीके से आना चाहिए। आपको टर्म्स भी पढ़ लो, जितने भी जहाँ जहाँ से पढ़ सकते हो, टर्म्स भी आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैच दी फॉलोइंग के थ्रू आप देख रहे हो, कॉइन्स हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, इस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आता है। मेनली फोकस देखो एंशिएंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन है, तो अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जहाँ पर आपका ध्यान इसमें बिल्कुल नहीं होता और आप सभी के सभी मॉडर्न में लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेडिवल मॉडर्न से नहीं आएगा, वहाँ से भी आएगा, बट एंशिएंट से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कोशिश करो अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और आशा करते हैं आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, मेरे पढ़ाने का तरीका। और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो भी स्टूडेंट कोर्स में एनरोलमेंट कराना चाहता है, जल्दी से एनरोलमेंट करवा लो। एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। 8881969980 ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी है आप लोग कमेंट के थ्रू, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। जितने भी स्टूडेंट 2023 में एग्ज़ाम देकर आए हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी का स्कोर कैसा रहा, और कितने स्टूडेंट का जब रिजल्ट आएगा कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है, वो सब मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।